बीजेपी यहाँ पर राज करना चाहती है, नहीं अपने बूथ से सरकार बनाना चाहती है और अपना ही सीएम यहाँ पर लेकर आना चाहती है। ऐसे में अगर 10-12 सीटों की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर मांझी को वो बड़े तौर पर हैं और अगर जेडीयू और अगर चिराग पासवान के खिलाफ खड़े होने के लिए भी पार्टी उनको कहेगी तो वो खड़ा होने में कोई भी हिचक नहीं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। एक रोटी से पेट नहीं भरता, कम से कम 2 से 3 रोटी चाहिए। ये बयान है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अध्यक्ष जीतन राम मांझी के। ये बयान 12 फरवरी 2024 पर जब बिहार में विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट हुआ और नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर दिया और देखा जाए तो जब बिहार में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आई, जब नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ तो जीतन राम मांझी ने मांग यहां पर मंत्रालयों की कर डाली थी। साथ ही साथ ये कह डाला था कि एक रोटी से पेट नहीं भरता, कम से कम 2 से 3 रोटियां चाहिए। अब वही जीतन राम मांझी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की मुश्किलों को एक बार फिर से बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरक्षण का हो, चाहे फिर झारखंड में चुनाव लड़ना हो, अब जीतन राम मांझी के साथ साथ उनके बेटे संतोष मांझी भी झारखंड में चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं और झारखंड में चुनाव लड़ने के साथ साथ सीटों की भी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां नीतीश कुमार ने सीटों को लेकर अभी से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि बिहार के साथ साथ झारखंड में भी चुनाव जेडीयू पार्टी लड़ती हुई नजर आएगी। तो क्या अब यही मुद्दे बिहार में एनडीए के टूट के कगार को पैदा करते हुए नजर आएंगे? न्यूज रूम में मौजूद हैं, सभी सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आरक्षण का फैसला सामने आया था, जहां पर आरक्षण के दायरे को सीमित करने की बात की गई थी और कोटे के अंदर कोटे की बात भी की गई थी, जहां बात की जाए विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं और जहां चिराग पासवान की बात कर रहे हैं वो भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सहयोग करते हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों को स्वार्थी बताते हैं। क्या जीतन राम मांझी के इस बयान से एनडीए में फूट पड़ती हुई नजर आएगी? देखिए, इससे पहले भी यहाँ अगर हम देखें तो मांझी की कई ऐसी बातें हैं जो लगातार ऐसा लग रहा है कि जेडीयू और कह सकते हैं एलजेपीआर से वो एकदम अलग नजर आते हैं। आप देखिए, जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात हुई थी तो जहां पर चिराग पासवान और जेडीयू के सुर एक जैसे नजर आए, तो वहीं मांझी ने कहा था कि इसका तो प्रावधान नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए। अब अगर आरक्षण की बात आप करते हैं तो जहाँ चिराग पासवान जोर शोर से ये बात कहते हैं कि भाई इसको नहीं अलाउ करना चाहिए, इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए और तमाम सारी बातें वो कहते हुए नजर आते हैं, वहीं मांझी कहते हैं कि नहीं ये ठीक है और जिस तरह से दलितों में भी महादलित होते हैं और तमाम तरह की बातें वो कहते हुए नजर आते हैं कि उसी तरह से इसको वर्गीकरण करने में कोई खामी नहीं, कोई बुराई नहीं, क्योंकि दलितों में भी कोई वर्ग ऐसे जिनको अच्छा खासा लाभ मिल रहा है तो कोई वर्ग ऐसा जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें जो मूल प्रश्न है वो ये है कि कहीं ना कहीं जेडीयू और एक तरीके से एलजेपीआर चिराग पासवान के खिलाफ नजर आ रहे हैं यहाँ पर मांझी। और देखिए, स्थिति कैसे बनती बिगड़ती है इसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर मांझी की आप बिहार के नजरिए से अगर देखें तो 25 सीटों की मांग करते हैं कि भाई बिहार में भी कम से कम मुझे 25 सीटें चाहिए। अगर बीजेपी उनको कहती है कि भाई आप चलिए 25 नहीं, आप 15 सीटों पर चुनाव लड़िए, 10 सीटों पर वो जीत जाते हैं, तो यहाँ पर स्थिति कहीं ना कहीं उनके पक्ष में ये बनती हुई नजर आएगी कि अगर सरकार बनने में 10-12 सीटें कम रही तो वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और मांझी को पता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी यहाँ पर राज करना चाहती है, नहीं अपने बूथ से सरकार बनाना चाहती है और अपना ही सीएम यहाँ पर लेकर आना चाहती है। ऐसे में अगर 10-12 सीटों की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर मांझी को वो बड़े तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर चिराग पासवान ने या जेडीयू ने कोई बागी सुर दिखाए तो बीजेपी उनको एक तरीके से यहाँ उनके मुकाबले खड़ा करना चाहती है। अब क्या मांझी वाकई कुछ ऐसा करने वाले हैं? क्या मांझी वाकई जेडीयू और चिराग पासवान के खिलाफ एक बड़े ताकतवर कह सकते हैं ताकत के साथ में उभरने वाले? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। लेकिन जिस तरह से मांझी अब न सिर्फ बिहार में बल्कि झारखंड में भी जो लग रहा है कि चुनाव लड़ने का मन बना है, उसमें भी ऐसा लगता है कि बीजेपी कहने कि उनको अब आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है कि दलित वोट बैंक अगर इस तरफ रहता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे फायदा होता हुआ नजर आएगा। सर, क्या लगता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं साइड करने की बात कही जा रही है? क्योंकि जब नीतीश कुमार की पार्टी ने कहा कि झारखंड में चुनाव लड़ती हुई उनकी पार्टी नजर आएगी, उसके बाद जीतन राम मांझी ने भी दावा कर दिया चुनाव लड़ा जाएगा। अब मीडिया के सामने रूबरू होते हुए संतोष मांझी ने मांग की है कि कम से कम 7 से 11 सीटें चाहिए। तो ये मांग भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की है?
देखिए नाज़मीन, अगर हम जेडीयू को भी देखें तो तकरीबन 10 से 12 सीटों की मांग करते हैं झारखंड में, और अगर 7 से 10 सीटों की मांग अगर मांझी करते हुए नजर आते हैं, या एक तरीके से हम उनकी जो पार्टी है वो करती हुई नजर आती है, तो ये अपने आप में जेडीयू के बराबर खड़े होने जैसी बात होने वाली है कि बीजेपी चाहती है कि चलिए उनका कोई सहयोगी दल इतना ताकतवर बने कि अगर एक दो यहाँ वहाँ चले भी जाते तो उनको फर्क पड़ता हुआ ना नजर आए, और मांझी की भूमिका कम से कम अब ऐसी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से मांझी के जो उनके बयान हैं, जो उनके सुर हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो पूरी तरह से बीजेपी का साथ देने को तैयार हैं, और अगर जेडीयू और अगर चिराग पासवान के खिलाफ खड़े होने के लिए भी पार्टी उनको कहेगी तो वो खड़ा होने में कोई भी हिचक नहीं करेंगे। कम से कम उनके बयान तो यही बताते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, जहां जीतन राम मांझी हैं, जहां नीतीश कुमार हैं, तो वहीं पशुपति पारस भी हैं। पशुपति पारस ने बिहार में चुनाव से पहले बड़ी मांग कर दी है। जहां पशुपति पारस की बात करें, लोकसभा चुनाव के बीच में 4 से 5 सीटों की मांग एनडीए से करते हुए नजर आ रहे थे, वहीं पशुपति पारस को एक सीट भी नहीं दी जाती है। वहीं चिराग पासवान 5 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं और उनकी पार्टी 5 की 5 सीटों को जीत लेती है। और यहीं पर पशुपति पारस की बात करें तो वो चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले पशुपति पारस फिर से एक बयान जारी करते हुए नजर आते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि कम से कम 243 विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, और जनवरी के महीने में ये तय किया जाएगा कि आखिरकार इन सीटों पर प्रत्याशी किस तरीके से उतारे जाएंगे। यानी कि एनडीए के साथ एक बड़ी मीटिंग करने के बाद पशुपति पारस करते हैं और ये दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बर्ताव के बारे में भी देखा जाएगा। मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं पशुपति पारस जिस तरीके से बयान अब हाल ही में दे रहे हैं, क्या लगता है इससे चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर पशुपति पारस भी बगावत करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल नाज़मीन, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर एनडीए गठबंधन में पशुपति पारस हैं, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर 5 सीटों की मांग की थी, उनको सीटें नहीं दी गई, और तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं उस दौरान से नाराज़गी चलती चली आ रही है पशुपति पारस की, और अब 243 सीटों का बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ पर ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि 243 सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार उतरते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में देखा गया, जब से पशुपति पारस ने अपनी पार्टी अलग बनाई है, तब से चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों के बीच यहाँ पर नोकझोंक देखी जाती है। और ऐसे में वाकई चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर हो जाता है कि आने वाले समय में कितनी बड़ी चुनौती पशुपति पारस उनके लिए खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव के दौरान से ही दोनों चाचा भतीजों के अंदर जो आपसी बैर चलता चला आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में पशुपति पारस बिहार के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करते हुए जरूर नजर आएंगे और खेल बिगाड़ते हुए सीएम चेहरे की मांग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा आपने, तमाम यहाँ पर जो जितनी भी एनडीए के गठबंधन के दल हैं, वो तमाम अपनी पार्टियों के नेताओं के लिए यहाँ पर सीएम चेहरे की मांग करते हुए नजर आए। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, जिस तरीके से जीतन राम मांझी 25 सीटों पर उम्मीदवारों की मांग कर देते हैं, और यहाँ पर चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं से जद्दोजहद में लगे हैं कि आने वाले समय में वो बिहार के सीएम बनते हुए नजर आए, और पशुपति पारस भी अब इसी कवायद में लग चुके नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से 243 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में अब 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारते हुए नजर आ रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में सीएम चेहरे की भी बेशक मांग करते हुए नजर आएंगे। और अगर सीएम चेहरे की मांग करते हैं तो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा यहाँ पर भयंकर भूचाल आता हुआ नजर आएगा, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। देखिए बिल्कुल, बिहार में जो मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है, एक मुद्दा नहीं है, कई मुद्दे उठते हैं। सीएम चेहरे का हो, या फिर सीट शेयरिंग को लेकर हो, या फिर आरक्षण का मुद्दा हो, जहां विपक्षी पार्टियां आरक्षण के मुद्दे को कहीं ना कहीं दरकिनार करती हुई नजर आती हैं, सिरे से खारिज करती हैं, और कहीं ना कहीं ये दावा करती हैं कि फिर से विचार करना चाहिए इस फैसले पर। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें तो चिराग पासवान जहां ये दावा करते हैं कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं दावा तेजस्वी यादव भी करते हैं। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, क्या लगता है आरक्षण का मुद्दा चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को एक साथ लाकर रहेगा, क्योंकि दोनों के सुर एक जैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर बिहार की राजनीति में इस वक्त जो है नीतीश कुमार को बैकफुट पर लाने की कोशिश यहाँ पर विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और यहाँ तमाम जो वाम दल हैं वो तो कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के उस फैसले को यहाँ पर बार बार यहाँ पर हाईलाइटेड करती हुई नजर आ रही है, जो कि कैबिनेट की मीटिंग के दौरान कहीं ना कहीं उनके द्वारा लिया गया था। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर नाज़मीन जो फैसला किया गया है, यहाँ पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने 2020 में विधानसभा चुनाव के बाद
जब सरकार बनाई थी, जब बीजेपी से गठबंधन तोड़ के नीतीश कुमार यहाँ पर कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ सरकार बनाते हुए नजर आए थे, उस दौरान ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि बिहार में 75% जो आरक्षण है उसकी सीमा को बढ़ाया जाएगा। लेकिन पटना हाईकोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों जगह से बिहार सरकार को फटकार लगी है। ये जो फैसला था, ये प्रस्ताव जो पारित किया गया था, खुद नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई, उस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद यहाँ पर झटका लगता हुआ भी नजर आता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले गिरते हुए नजर आएंगे और विपक्ष की तरफ से एक माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है। चिराग पासवान का आपने जिक्र किया है, पासवान समाज को लेकर के काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। पिछले वक्त में जो मांग उनकी तरफ से की गई और उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ प्रदर्शनकारियों पर, उसकी भी यहाँ पर निंदा करते हुए नजर आए और अपने समाज की लड़ाई को लड़ने की बात करते हुए नजर आए। यानी कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एनडीए जो गठबंधन है उसमें पिछले कुछ दिनों पहले उपेंद्र कुशवाहा ने जो बयान दिया था कि कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आ रही है, वही दिखाई दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि चिराग पासवान को बीजेपी बिहार में उस तरीके से प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रही हो कि आने वाले वक्त में यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ जो सीट शेयरिंग की जाएगी, उतनी ही सीटों पर चिराग पासवान के साथ सीट शेयरिंग करके जो सीटें जीत ली जाए, तो उसके बाद आगामी वक्त में सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार की आवश्यकता ही ना पड़े। तो ऐसे में तमाम जो है सियासी खेल देखने को मिल सकता है और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बैकफुट पर धकेलने के लिए यहाँ पर जो अन्य जो विरोधी दल हैं उनको यहाँ पर हाईलाइटेड करती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल कोऑर्डिनेशन की कमी है, ये शब्द थे उपेंद्र कुशवाहा के, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के ये शब्द कुछ दिनों पहले दिए गए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान अलग मांग को लेकर बैठे हुए हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी अलग मांग करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं नीतीश कुमार पर सारे सवाल दागे जा रहे हैं। बिहार में छिड़ते घमासान को लेकर क्या एनडीए आपसी सहमति के साथ क्या एक बार फिर से सरकार बिहार में बना पाएगी या फिर उससे पहले ही धराशायी हो जाएगी? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।